नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझ्या कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. शेफ संजीव कपूर आपल्या कट्ट्यावरती आहेत आणि जेवण ही एक अशी गोष्ट आहे की ज्याची चर्चा घराघरात होते, नाक्यानाक्यावरती होते, गल्ल्यागल्ल्यांमध्ये होते. आपण कालच्याच एपिसोडमध्ये पाहिलंय की संजीव कपूर यांचं जेवणावरचं प्रेम नेमकं कधीपासून सुरू झालं, ते शेफ कसे बनले. पण देशविदेशातली खाद्य संस्कृती असो, जर तुम्हाला एखादा चांगला पदार्थ करायचा आहे तर त्याचे नुस्खे काय, स्पेशल टिप्स काय काय आहेत, त्यांनी त्यांचं करिअर कसं घडवलं, आता पुढे त्यांना काय करायचं आहे, या सगळ्या बाबतीतल्या गप्पा आजच्या माझा कट्ट्यामध्ये पार्ट 2 ला आपण सुरू ठेवणार आहोत. त्यामुळे संजीव कपूर, शेफ संजीव कपूर यांच्याशी आपण माझा कट्ट्याचा खाना खजाना स्पेशल पार्ट 2 सुरू करूया. सर, आपलं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत माझा कट्ट्यावर. आपने तो इतनी सारी डिशेस बनाई हुई है, आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है और कौन सी डिश बनाने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे डैडी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं हमेशा घर में, मतलब भले मैं न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ, घर में जाने के बाद हमारे पास फूड ही लगा रहता है. अच्छा, वाह, क्या बात है, इसीलिए चल रहा है. ठीक ठाक. देखिए, खाना बनाने में ज़्यादातर हम लोग किसके लिए बना रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आप जब बनाते हो तो किसी के लिए बना रहे होते हो. अब किसी के लिए बना रहे हो तो उसकी पसंद पहले आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको तीखा अच्छा लगता है और मैं तीखा नहीं बना रहा तो मैं कोई भी हूँ आपको पसंद नहीं आएगा, राइट. मैं कुछ भी कर लूँ, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है. तो मैं हमेशा पूछ लेता हूँ. लोग शर्माते हैं पूछने में कि भाई क्या आपको क्या पसंद है, क्या है. तो मैं सबको बताता हूँ, देखो पूछने में शर्माना नहीं. मैं तो घर पे भी कोई आता है खाने के लिए तो मैं पूछ लेता हूँ, कोई एलर्जी है, कुछ नहीं खाते, तीखा नहीं खाते, क्या पसंद है बता दो मुझे. फिर मैं उसके हिसाब से अपना मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए. तो नहीं आप जो भी बनाओगे, मैं क्या ऐसे नहीं होता. मैं कभी कोई दर्जी पे सूट दिया है बिना नाप के नहीं दिया ना कि जा बना दे, साइज़ नहीं देंगे जा, ऐसा नहीं होता. तो इसलिए हमें बता दो भैया, अच्छा रहेगा, तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, राइट. तो ज़्यादा मुझे मज़ा वही आता है कि जो जिसका समझ आ जाए कि इनको क्या पसंद है, राइट. खुद को ऐसे बनाने में मेरे घर में आप पूछोगे तो मैं एक चीज़, जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ टीवी पे नहीं रिपीट करता, मैं घर पे भी नहीं रिपीट करता. तो हर बारी अब, लेकिन मतलब घर में आप रोज आप खाना बनाते हो? अभी मैं ये देख रहा हूँ कि टाइम हो गया है, घर जाके खाना बनाना है. आप लोग क्या कर रहे हो? ज़्यादा नहीं, हमेशा नहीं. ये विश्वास नहीं है हम लोगों का. नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि घर पे आके मेरे साथ में आप चलें और खाना खाएं. मैं मानता हूँ इस बात को, बट ठीक है वो, लेकिन नहीं, सही में आप रोज खाना बनाते? नहीं, रोज़ नहीं बनाता मैं, लेकिन बहुत, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं होता. लेकिन अभी जैसे पिछले 1.5 साल से मतलब तो जब स्पेशल कुछ बनाना हो, नहीं स्पेशल. अभी तो घर पे अगर आप तो रोज़ ही स्पेशल है ना, पूरा परिवार घर पे. तो अब क्या बनेगा, कैसे होगा, क्या खाना है, क्या है, पूरी डिस्कशन होती है हमारी. तो एक दिन पहले पूरा प्लान हो जाता है. अच्छा. हाँ, कभी कभी ज़्यादा मूड होता है तो 2-2, 3-3 दिन पहले पूरा प्लान हो जाता है कि क्या होगा. तो उसके हिसाब से फिर सामान मंगवाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, और सबको पता होता है कि अच्छा ये बनने वाला है, ऐसे है, ये है. तो बहुत ऐसे ही होना चाहिए, हर घर में ये होना चाहिए कि एक शांति से बैठ के डिस्कशन हो. अरे नहीं तो सब घर में मतलब पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, क्या खाना है और आज क्या बनाना है. तो मुझे याद है कि बहुत, जैसे अब कट्टा चल रहा है ना, ऐसे मुंबई में विलेपार्ले ईस्ट में एक गप्पा हुआ करता है, मैजेस्टिक पब्लिशन, मैजेस्टिक गप्पा. तो मुझे बहुत साल पहले बुलाया था. तो तब मैं यही कहा था कि मैं ना एक बुक ये निकालूं कि आज क्या बनाएं, वो सबसे ज़्यादा वही चलेगी. आज क्या बनाएं, तो ये थोड़ी सी प्लानिंग कर लें. वो प्लानिंग होती ही नहीं है, किसी की नहीं होती, किसी घर में नहीं होती है. तो हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी करने की. हाँ, नेचुरली अगर कोई घर पे आ रहा है खाने के लिए तो मैं ही बनाता हूँ. बट अदरवाइज़ अब क्योंकि अब पिछले 1.5 साल से सब लोग ज़्यादा घर पे ही हैं, तो सब लोग मिलजुल के बनाते हैं. तो फैमिली मेंबर से कोई डिमांड, स्पेशल डिमांड होती है, आज ये चाहिए, मतलब आपको होम मिनिस्टर से, तो उसी वजह से होता है ना. कभी किसी का सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया, कि कभी किसी का, तो डेफिनेटली होती है कि अभी जैसे परसों की बात है, हाँ परसों
हमने बनाया एक इटालियन मशरूम का रिसोत्तो बनाया। मेरी छोटी डॉटर जो है उसको मशरूम पसंद नहीं है, कहती है आपने ये तो बाकियों के लिए बना रही। मैं कहा अच्छा तुझे क्या खाना है, तो फिर कल बिरयानी बनी भाई। तो अलग अलग कभी कुछ। आप शेफ बने थे, आपको खाना बनाने का शौक था, लेकिन आप अच्छा बोल सकते हैं, लोगों को मतलब एंगेज रख सकते हैं, ये कब पता चला और उस पर कुछ काम किया, मतलब करना पड़ा आपको? नहीं, ये बचपन से ही हो गया था। अच्छा। ये बचपन से हो गया था, छोटेपन से ही स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह कोई भी जो बोलने से रिलेटेड चीज़ें होती थी उसमें पार्टिसिपेट करता था। उसके अंदर काफ़ी मतलब चैम्पियनशिप पोजीशन होती थी। मुझे याद है हमारे जब होटल मैनेजमेंट का जब मैं पढ़ रहा था, 3 साल का कोर्स होता था, तो वहाँ पे हमारे डिबेट एलोक्यूशन और एक जस्ट ए मिनट करके होता था। तो मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में तीनों साल मुझे ट्रॉफ़ी मिली। तो क्या होता था कि ट्रॉफ़ी जो होती थी नॉर्मली वो ऐसे होती थी कि रनिंग वाली, पर ये था कि 3 साल किसी को हो जाए तो ट्रॉफ़ी मिल जाती थी उसको। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि एक क्यों होते, तो काफ़ी बड़ी सी ट्रॉफ़ी थी और वो मैं घर लेके आया। मैंने कहा अब ये जो है ये अब रख सकते हैं। तो उस पर लिखा हुआ था सर्वश्रेष्ठ वक्ता संजीव कपूर, हिंदी वाली जो थी। तो फादर ने देखी, कहते हैं पता नहीं ये वक्ता है या बकता है लेकिन ट्रॉफीज लेके आता है। ये पता नहीं ट्रॉफीज लेके आता है। तो उसमें काम रियाज किया होगा ना, वही मैं हाँ, तो पूछ रियाज रही किया। थी। तो ये पर ये नहीं पता था कि उसके बाद में ऐसे करना पड़ेगा, ये करना ऐसे होगा। तो लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा मतलब आपने इतने सालों से पूरा फील्ड घेर के रखा हुआ है। मतलब आपकी आगे जो है शेफ्स आते हैं वो ज़्यादातर आपकी कॉपी करते हुए दिखते हैं, तो आप जैसे आपने शुरुआत में बताया कि यू वर द पायनियर, हाँ, तो मैं तो ये जो सब स्टाइल है वो डेवलप कैसे की? हाँ, तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। मतलब अगर मेरे पुराने वाले मैं शो देख लूँ अपने, तो इतने ख़राब शोज़ हैं वो। सिर्फ मेरी वजह से नहीं, सब कुछ मतलब टेक्निकली भी ख़राब ही होता था। किसी को तब पता नहीं था कि कौन सा वाला कैसे कौन सा कैमरा एंगल लगाना है, कौन सा कैसे करना है। मतलब वो जैसे फर्स्ट हमने एपिसोड जो किया था उसमें जैसे मैंने बताया कि एक हमने डिश जो बनाई उसको फिर फ्लॉम्बे किया था। फ्लॉम्बे का मतलब होता है कि वो लाइट जो आग है वो पूरी दिखे, बिल्कुल। पर अब इतनी सारी लाइट है उसके अंदर, वो दिखाना उसके लिए बंद करनी पड़ेगी। पर वो जो है वो स्किल उस वक़्त कि मतलब इतना ज़बरदस्त फ्लॉम्बे हुआ है पर दिखा किसी को नहीं। घोड़े दौड़ तो तेज हैं लेकिन स्लो मोशन में चल रहे थे। तो वो वाला, तो आई वुड से कि क्योंकि कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मेरा पढ़ाई लिखाई में अच्छा, तो नॉलेज अच्छी, अपने फील्ड में काम बहुत किया। तो अगर मैं 28 साल की उम्र में मैं अगर बेस्ट कंट्री का शेफ़ मुझे मिल जाएगा तो कुछ तो मुझे काम सीखा ही होगा, अच्छा तो काम आता ही होगा। तो काम वैसे स्किल मेरी अच्छी है, बातचीत की रियाज आपने किया हुआ है, तो नॉलेज आप कर सकते हैं। और दूसरा मैनेजमेंट आपने सीखा हुआ है। तो जैसे एक बहुत लोगों को उस समय नहीं समझ आता था, तो मैं अब तो खैर काफ़ी लोगों को बोल के समझा के मैंने कहा कि शो जो है मैं कभी वो डिश नहीं बताता था ना अभी भी कि जो लोग नहीं बना सकें। मैं हमेशा वही डिश बताता था। मैं अपने हिसाब से मुझे क्या आता है वो नहीं मैं बताता था, लोग क्या बना सकते हैं वो बताता था। लोग कहते हैं कि काफ़ी शेफ्स थे उस समय जो टीवी पे आए हैं तो अपनी स्किल दिखा रहे होते थे कि मुझे ये अच्छे से आता है। शो तो वो था ही नहीं,
शो तो था, तो मैं सबको समझाता था, मैं कहता था कि नहीं नहीं, ये शो वो नहीं है, आपकी स्किल बताने का शो नहीं है, आप क्या हो वो नहीं है, ये सिखाने का शो है। जो लोग सीखेंगे, ऐसी चीज़ सिखाओ जो वो सीख पाएँ, क्योंकि अगर वो ना सीख पाए, अगर वो फेल हो गए तो आप फेल हो गए। मैं लोगों की सक्सेस में उनको हेल्प करता था, लोग मेरी सक्सेस में मुझे हेल्प करते रहे। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मतलब उसको एनालिटिकली सोचना, हर बारी उसको ठीक कर पाना, उसमें थोड़ी स्किल जाती है, नॉलेज जाती है, थोड़ी इंटेलिजेंस चाहिए होती है, प्लस हर चीज़ के साथ में उसको बिजनेस कर पाना। मेरे फादर बैंक में, मैं ब्रदर मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, इंटेलिजेंट में। तो अब मतलब कोई मुझे बोलते हैं कि अच्छा ये आपको आप बिजनेस कैसे, बिजनेस क्या है, ये तो मतलब बड़ा सिंपल सा है। मतलब अभी मैं यहाँ बैठ के मैं सारी लाइट्स गिन सकता हूँ कि अच्छा ये कौन सी लाइट लगी हुई है, कौन सा कैमरा है, कितने हैं, 1 2 3 4, ओके यहाँ पे इतना एसी चल रहा है, इतने ये हैं, ये वाली लाइट है, ओके ठीक है, कितना खर्चा होगा मैं ऐसे बता सकता हूँ। अभी मैं एक चक्कर यहाँ पे मैंने मार लिया, इधर भी हैं, इधर भी हैं, अच्छा ये दरवाज़ा स्टूडियो एक ही है, इधर है, इधर है, इधर से है, ये इधर है, इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने हैं। मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि कितना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, बिकॉज ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, है कि ये देख लिया, अच्छा ये कौन सा वाला लेंस है, सोनी का, ये ऊपर ये वाली लाइट लगी, ये लेंस कौन सा है, ओके। बाहर आपका प्ले आउट बाहर लगा हुआ है, वो मैंने देख लिया, ओपन में प्ले आउट है, तो ओके इतना रिस्क ले रहे हैं हम। मैं सोच रहा हूँ, मैं वापस जाके मैं सोचूंगा कि हम इस टेम्परेचर पे, हमारे तो 16 डिग्री पे रखवा देते हैं वो, उसमें खर्चा तो हमारा और बढ़ रहा है। और टीवी चैनल हम भी चलाते हैं, राइट। तो मैं तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख ही लेता हूँ। वो देख लो, वो चला रहे हैं, तो आप हमारे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे टीवी चैनल के हिसाब से, तो कोई ठीक ही कर रहे होंगे। संजीव जी, आजकल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से होटलिंग और फॉरेन टूर्स बंद हुई, लेकिन ये बात भी सच है कि मिडिल क्लास के पास आजकल पैसा आया हुआ है, हर कोई होटलिंग करना चाहता है, हर कोई फॉरेन टूर जाता है। लेकिन फॉरेन टूर पे जाने के बाद भी हम जाते हैं कहाँ, तो इंडियन होटल में। Correct. क्योंकि तकलीफ ये होती है कि मेन्यू कार्ड जब आता है तो पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत मेरे जैसे लोग हैं, अगर उसको मेन्यू कार्ड में पता करना है और कौन सी डिश मंगानी है, तो उसको आप क्या सुझाव दोगे? बिल्कुल। तो आज की डेट में, एक तो पहले आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इतनी आसान हो गई है कि थोड़ी सी रिसर्च, आप सारी चीज़ों की रिसर्च तो कर लेते हैं, फ़्लाइट कौन सी लेनी है, ये कौन सा करना है, कहाँ पे रहना है, वो सारा कर लेते हैं। खाने की आदत वही, आज क्या बनाएं, मैं होटल पहुँच के फिर सोचते हैं क्या, पहले से मेन्यू देख सकते हो, जहाँ पे भी आप जा रहे हो या पहुँचने के बाद में फ़ोन है, आप बड़े आराम से, आप मतलब जितने भी लैंग्वेजेस दुनिया के हैं वो उसकी गूगल बड़े आसानी से ट्रांसलेशन कर देता है बहुत। और मतलब आज की डेट में तो ऐप भी नहीं करनी होती ज़्यादातर, अब उसमें ऐसे आ गया, आप उस पर रखो और कैमरा करो और वो बताना शुरू करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अगर इतना कर लें, जो बहुत सिंपल है, खुद नहीं कर सकते, बच्चे साथ जा रहे हैं वो कर देंगे आपके लिए। नहीं, ये बहुत जगह ऐसा होता है। राइट कि पर थोड़ा सा उसमें भी एक्सक्यूज़ ना दें। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग ना एक्सक्यूज़ दे देते हैं, अरे ये ना इसलिए ऐसा हमने किया, ये हो नहीं, कोई एक्सक्यूज़ तो है नहीं आजकल कि हमें पता नहीं चल सका, ये नहीं हो सका, सब पता चल सकता है। मतलब ये हॉस्पिटल्स का, क्योंकि ये फ़ोन अभी मैंने उठाया तो फ़ोन बज रहा था, एक दोस्त का फ़ोन बज रहा था, ये हैदराबाद रहे हुए थे, ठीक। तो हमारे था कि हमने एक हैदराबाद में, किसने कहा कि वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे खाना देना चाहिए, वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, तो वहाँ पे किसी बात करनी चाहिए। तो ये जिनका मेरे दोस्त का फ़ोन आया रहा, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार एक काम करना कि वहाँ हैदराबाद में है, ज़रा पता करो कि वहाँ पे कौन डीन है, कैसे है, और वहाँ पे हम खाना देना शुरू करना चाहते हैं, तो उनसे आप बात कर लो। 2 दिन हो गए, मैं रोज़ 2-2 3 दिन में, मैंने कहा क्या हुआ,
अरे वो उसका नंबर मिल गया है, वो नहीं उठाया, उसका ये है, वो उसका ईमेल है और ऐसे है और ये है। मेरे को हुई फ्रस्ट्रेशन, मैंने अपना 2 मिनट लगाया, फ़ोन किया, ये किया, 10 मिनट के अंदर तो मेरी बात हो गई थी वो डीन के साथ में। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा कि क्या है, मतलब तो दो नहीं, मैंने इतना ट्राई किया, इतने वो मैं भेजता हूँ। मैं कहा नहीं, ये सब एक्सक्यूजेज है। अगर आपने काम में आपने रिजल्ट नहीं दे पाए, आप व्हाट इज़ द पॉइंट। मैंने कहा क्योंकि ज़िंदगी में हमें ये लगता है कि हम किसी चीज़ से एस्केप कर सकते हैं और वो फ़र्क नहीं पड़ता। हम ज़्यादातर एस्केप इसलिए कर देते हैं और इसीलिए काम नहीं करते कि क्योंकि हम एग्जिट है हमारे पास में, एस्केप है, तो इसलिए वो नहीं होता। तो इसमें तो कोई एस्केप ही नहीं है, सब पता चल सकता है, पहले से पता चल सकता है और सब कोई ऐसा वो नहीं है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट वाले जो हैं उनके पास में पूरी दुनिया में फ्री वाईफाई देते हैं, तो ये भी नहीं है कि डाटा नहीं था मेरे पास में, बहाना भी नहीं चलने दूंगा मैं तो। संजीव जी, आज बहुत सारे रियलिटी शो में हम देखते हैं कि अगर किसी लड़के को कोरियोग्राफर बनना है या फिर कोई लड़का डांस करना चाहता है तो पहला अपोजिशन उसको उसके घर से होता है कि नहीं, ये तो लड़की वाला करियर है, ये तू क्यों करेगा। आपने जब इस करियर को शुरुआत की वो तो और भी पीछे वाला एरा था, वो वहाँ पे शायद ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी हो सकती थी। जब आपके घर वालों को पता चला कि आपको शेफ़ बनना है तो आपके घर वालों की रिएक्शन क्या थी? उस समय क्योंकि जब शेफ़ बनने की बारी, तब तक मैं बहुत सारे और ऐसे डिसीजन ले चुका था जो नॉर्मल नहीं थे, कि मतलब आईआईटी अपीयर नहीं करेगा, ये तो इससे पहले हो गया था। तो और बचपन से बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे डिसीजंस थे कि मैं ये पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा। सारी क्लास हिंदी पढ़ी मैंने, सिर्फ 8वीं तक हिंदी पढ़ी है मैंने। तो क्यों? मैंने संस्कृत पढ़ी। संस्कृत क्यों पढ़ने? मैंने कहा कोई नहीं पढ़ना है, टीचर है हमारे पास में 1 to 1 सबसे बढ़िया। यहाँ तो 60 लोग हैं क्लास में, यहाँ एक प्रिंसिपल ने बुला लिया पेरेंट्स को कि और कोई नहीं है, यही है, एक के लिए टीचर क्लास लेनी पड़ेगी। डिसाइड उसने किया है तो आप उसको करने दो। तो हो गया। अच्छा, सिर्फ वो एक तो संस्कृत में मैथ्स जैसे मार्क्स आते थे, मार्क्स भी बड़े अच्छे आ गए, मेरिट में आ गए हम लोग, तो स्मार्टली, और पढ़ाई भी अच्छी हो गई सब कुछ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बचपन से करी हैं, और पेरेंट्स ने देखा होता कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था, ठीक ठाक ही था। तो जब मैंने ये डिसाइड किया था, अच्छा सोच लिया है, ठीक है, हाँ जी, ओके, दैट्स इट। तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई ऑपोजिशन नहीं था। हाँ, जो दोस्त यार थे, पड़ोसी थे, वो सब लोग ऐसे समझते तो पागल हो गया है, तो इसका तो दिमाग ख़राब हो गया, ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही कुछ ऐसा कर रहा है, अपना करियर ख़राब कर रहा है, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। स्ट्रगल की बात, 5 साल मुझे नौकरी करते हुए हो गए। मैं अपने फील्ड में अच्छा कर रहा था, लेकिन हमारी जो सैलरी थी, अच्छा, क्योंकि मुझे मैंने एक अपने लिए टारगेट मैंने बनाया था कि सब लोग जो पोजीशन में 20 साल में अचीव करते हैं, मैं 10 साल में करूँगा। तो मैं सिर्फ वो तभी कर सकता था अगर लोग 8 घंटे काम कर रहे थे, तो मैं 16 घंटे काम करता था। तो मैं कहा, तब 20 साल लगते थे एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए, मैंने कहा मैं 10 साल में बनूँगा, मेरा टारगेट खुद का था। 5 साल बाद मैं सुबह जाता था, करीब 6:30 पौने 7 निकल जाता था, रात को 2 बजे पहुंचता था, कोई डे ऑफ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, 6-6 महीने तक ऐसे। मेरा ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका था, वो पैसे बहुत कमा रहा था। मेरे शायद उस समय 2100-2200 रुपये, बहुत कम सैलरी होती थी होटल्स में, आज भी बहुत कम सैलरी होती है, इतने मिलते थे। और सुबह जाके तो ब्रदर ने मुझे बिठाया, तो क्या कर रहा है तो अपनी ज़िंदगी के साथ में? कहते क्या लाइफ है ये, सुबह उठता है, रात को आता है, हार्डली सोता है और कुछ पैसे भी नहीं कमाता है तू,
कर क्या रहा है तू? अच्छा, तब तक समझ आना शुरू हो गया था कि ये लाइन में मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन कमाई बहुत कम थी। और आप जब इंटेलिजेंट हो तो समझ भी जल्दी आ जाता कि मैं कहा क्या करूं फिर मैं, तुझे सीए कर ले, सीए कर, चार्टर्ड अकाउंटेंट में। मैं साइंस का स्टूडेंट, वो कह रहा सीए कर ले। मैं कहा कैसे करूं? कहते नहीं वो मुझे पता है तू कर सकता है। और वो सही भी था, वो वैसा नहीं था कि नहीं कर सकता था। कहते तू फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लेगा। मैं कहा वो तो कर लूँगा। मैं कहा अच्छा चलो सुबह बात करते हैं। सुबह उठा, मैं कहा नहीं है, मैं इसी में देखता हूँ कुछ, देखते हैं। तो क्यों? मैं कहा नहीं, ये जो 5 साल हैं इसमें जो सीए में जो मेरे से आगे 5 साल मेरे से निकल गए होंगे मेरे, वो मेरे से नहीं हैंडल होगा। मैं तो हाँ, मैं तो रहना तो मुझे फ्रंट में है, तो अपने फील्ड में ठीक है, पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, लेकिन ये तो कोई नहीं कह सकता कि मेरे से आगे कोई है। उस समय भी नहीं था। तो इसलिए कहते हैं गॉड फेवर्स द ब्रेव। अगर आप कोई एपिसोड शूट कर रहे हो, एक डिश बना रहे हो और आपने उस डिश में नमक डाल दिया और डायरेक्टर ने कहा कि नहीं रीटेक लेना है, तो फिर आप क्या करते हैं? बोलूँगा डायरेक्टर को चेंज कर दूंगा तुझे। खाना मैं बना रहा हूँ, खाने का शो है, गलत पहले क्यों हुआ, रीटेक क्यों करना पड़ा? खाना दोबारा नहीं बनता है। तो मैं सबको डरा के रखता हूँ, शूट जब करता हूँ तो ये सबको, मेरा आतंक आज से नहीं, शुरू से है। अच्छा, मुझे समझ आता है सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम 4 कैमरा से, आज से नहीं पहले दिन से ही शूट करते हैं और सब पे रोल करते हैं। ये नहीं है कि इधर लाइट ऑन आएगी तो फिर उधर जाएंगे, ऐसा नहीं है, सारे रोल करते हैं हम कैमरास। और अगर कभी इस तरह से हो गया तो आप कोई ना कोई एंगल तो आपके पास में ज़रूर होगा जो मिल जाएगा। तो मैं खाना नहीं ख़राब करूँगा, मैं कभी भी नहीं करूँगा, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है वो। और आज तक नहीं कभी हुआ, कभी भी नहीं। एक्चुअली एक बारी ऐसा हुआ, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहे थे, मेरे हिसाब से सब ठीक था, पर वो कुछ एक आध कार्ड का कुछ वो हो गया। तो एक रेसिपी का एक कैमरा में एक, मुझे अभी भी याद है, मैं हमारे ऑफिस में स्टूडियो है, तो मैं गया, तो मैंने कहा क्या कर सर, वो कार्ड में कुछ हो गया था तो वो रीशूट कर रहे हैं। मैं कहा मेरा पार्ट, कहता है वो ठीक है सर, टॉप वाला जो है। मैं कहा वो लाइट कैसे मैच करेगा? तो सर कर लेंगे हम लोग। तो एक बारी ऐसा इतने सालों में एक बारी हुआ, नहीं तो कभी नहीं हुआ। कभी ऐसे हो गया तो छोड़ो अब इसको, गया तो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सा, लाइफ थोड़ी चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ों में गम नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि ओह हो ऐसा करेंगे तो ये हो जाए। कुछ लाइफ में इतना बहुत सिंपल सी लाइफ होती है, कुछ नहीं होता। सर आजकल लोग डाइट कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि ये खाएंगे तो फैट बढ़ेगा, ये खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो क्या आपको भी खाना बनाते वक्त ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है और कैसे करते हैं आप? और दूसरा मेरा सवाल है कि हम लोग खा खा के बड़े हो जाते हैं, होटल्स में आते जाते हैं, शेफ तो वैसे ही रहते हैं, आप तो पहले जैसे थे पहले एपिसोड में, अब भी वैसे ही दिख रहे हैं। नहीं, फ़र्क है, पहले से यंग है एनीवे। लेकिन जो पहला सवाल कि खाना बनाते समय आप नेचुरली जो खाना बना रहे हो बड़ी रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है। जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, बोलना, हमारा स्वभाव वो रिस्पॉन्सिबल होता है। खाना बनाना बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें आप हमेशा फ्रेश, नेचुरल, बिना कोई ऐसा ख़राब चीज़ के, अच्छे भाव के साथ में आप सारी चीज़ें वो करते हैं। अब किसके लिए आप बना रहे हैं? अब किसी को डायबिटीज़ है तो नेचुरली आप उसके हिसाब से सोचेंगे। जनरली क्योंकि अब सबको समझ आ गया है कि खाने का रोल ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है हमारे लिए। तो जो पहले नहीं लोग ध्यान देते थे, अब ध्यान देना शुरू हो गए हैं। पहले कहते थे सब कुछ खा लेते थे, कुछ नहीं होता था, पर पहले काम भी इतना करते थे। अब तो मतलब कि क्या बताऊं, मतलब मेरे फिजिकल एक्टिविटी नहीं, हमारे तो मतलब घर में लाइट भी जो है वो आवाज़ से चलती हैं अब, राइट। वो सब तो सिर्फ अब रिमोट नहीं है,
फ़ोन तक उठ के जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सब टाइम सब कुछ है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम हो गई है। तो इसलिए खाना में ध्यान देना, और वो सबको करना चाहिए, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए पता भी होना चाहिए। पर प्रॉब्लम थोड़ा सा इसके अंदर ये है कि जो नॉलेज उसमें है वो इट्स अ लिटिल नॉलेज, बहुत कम नॉलेज हम लोग लेते हैं और उस पर फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें, कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स बना लें कि खाना फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ में हो, खाना जो इंग्रेडिएंट्स हो वो सीजनल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जहाँ तक हो सके लोकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो बेसिक ये 2-3 चीज़ें जो हैं, हाँ स्पेशल कंडीशंस हैं तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आजकल सबकी स्पेशल कंडीशन हो गई हैं, यंग एज से शुरू हो गई हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, तो ज़्यादा ख्याल देना पड़ता है। संजीव जी, मेरे दो छोटे छोटे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है कि आप तो दुनिया के जाने माने शेफ हो, लेकिन घर के किचन में किसकी हुकूमत चलती है, आपकी या एलोना जी की? नहीं वाली हो ना जी, मेरी क्यों चलेगी? क्यों, मतलब ऐसा कभी भी घर में जो घर की महिलाएं हैं उनकी हुकूमत चलनी चाहिए। तो ये इसके मतलब आई थिंक ये सबके लिए समझदारी का काम है। तो हुकूमत में आप क्यों हर जगह हुक्म, किचन में ही क्यों, घर में ही चलनी चाहिए। मैं तो घर में ही कह रहा हूँ, इसलिए घर में, किचन में नहीं, घर में ही कह रहा हूँ, मैं तो घर के लिए कह रहा हूँ। स्मार्ट डिसीजन है वो, स्मार्ट। और दूसरा सिंपल क्वेश्चन ऐसा है कि खाने के लिए जीना चाहिए या जीने के लिए खाना चाहिए? ये आपके चॉइस के ऊपर है, क्या अफोर्ड कर सकते हो आप। आपको अपने जीवन से क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है जो खाने के लिए जीने वाला प्रोफेशन है। लेकिन अगर साधारण जीवन की बात करें तो खाने की इम्पोर्टेंस कभी भी रहेगी, लेकिन इतना किसी भी चीज़ की अति कभी नहीं करनी चाहिए। अति अच्छाई की भी जो अति है ना, वो भी जैसे मतलब ऑक्सीजन सिर्फ होता कि ऑक्सीजन बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन बार्स खुले वहाँ पे भी 10 मिनट के बाद में कहते हैं नहीं 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 मुश्किल हो जाएगा सांस लेना, ऑक्सीजन से सांस नहीं, हमने तो सुना था ऑक्सीजन से तो बहुत अच्छा होता है। तो अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, खाने की भी अच्छी नहीं। मॉडरेशन इज़ द की। पर अगर आपको खाना अच्छा लगता है तो आप उसमें ज़रूर और ज़्यादा समय लगाइए और पैसे खर्च कीजिए, हमारा ही फ़ायदा होगा। मराठी में हम ऐसे कहते हैं कि जो महिला सबसे बढ़िया खाना बनाती है तो उसे सुगरण कहा जाता है। बेसिक खाना तो उन्हें आता ही है और उनकी एक्सपर्टीज होती है। जसे की मी मराठीत सांगते की ते मोदकाच्या 21 पाकळ्या करून मोदक करायचा किंवा अगदी खूप सुंदर पुरणपोळी, खुसखुशीत चकली की जी तोडल्या क्षणी ती अशी विरघळेल तोंडामध्ये। तर ऐसे कौन से मराठी व्यंजन हैं जो आपको, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगी लेकिन चैलेंजिंग लगते हैं? नहीं, मोदक पहली बार बनाया था जान निकल गई थी। हम लोग डिमसम ऐसे बना लेते हैं, मतलब अभी भी मेरी मदर इन लॉ जो करंजी हैं मेरे से बढ़िया वो बनाती हैं, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस हमारी नहीं है। सो खाना कोई भी जो स्किल है आप कितना रियाज करेंगे। हाँ, मैं अगर टाइम लगा लूँ तो शायद उन्होंने जितना टाइम लगाया उसको सीखने में, मैं उससे शायद आधे समय में उतना पहुँच सकता हूँ, पर मैंने आज तक कभी उतना समय लगाया ही नहीं है, कभी नहीं लगा। चकली मतलब वहाँ वो कल पूना से आए हैं मेरे मदर इन लॉ जो हैं, वो मतलब वो ओहो क्या चकली बनाते। हम तो हमारे बच्चे कहते हैं नानी वाली चकली जो है बस वही। तो सबके हाथ में वो जो स्किल है, स्वाद तो भाव होता है, उसके साथ साथ जो स्किल है जिस पे काम करना पड़ता है। नेचुरल नहीं होता है, लोगों को लगता है नेचुरल हो जाता है, नेचुरली टाइम देना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है। ये रियाज इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज इस पर टाइम लगता है और वो सालों का टाइम है। और लोग क्या करते हैं, एक बार ही एक नई रेसिपी देखेंगे टीवी में, यूट्यूब में, इधर से उधर बनाएंगे और ठीक नहीं बनेंगी, वैसी नहीं बनी जैसी संजीव जी बनाते। अरे वो टाइम लगता है, वैसा मतलब पहली बार में नहीं होता है। संजीव जी, अभी आपने अवार्ड्स के, ट्रॉफीज़ के बारे में बात की। आपको सबसे बड़ी ट्रॉफी मिली है पद्मश्री की, और वो भी आप पहले शेफ है। तो ये जो पूरे प्रोफेशन के लिए वो अवार्ड था एक्चुअली, वो कैसा फीलिंग था
क्योंकि आपने एक नया रास्ता दिया है, अभी होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी कट ऑफ ज़्यादा है। करेक्ट, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। मुझे अच्छी नहीं, बहुत साल पहले से लोग मिलते थे, तो जब ये अनाउंसमेंट होती है तो ये 25 जनवरी की शाम को अनाउंसमेंट होती है, तो उस दिन तो काफ़ी लोग आपको तो मिल चुका है ना, बहुत साल पहले से हो गया था, आपको तो मिल चुका है ना तो हमने पता करना शुरू किया कि ये मिलता कैसे होता कैसे है, तो पता चला कि नहीं इसमें मतलब नॉमिनेशन होता है, इस तरह से होता है, ऐसे है। तो मैंने पता किया, हमने कहा कि ये क्या है कि हमें क्यों नहीं मिलता है? तो पता चला कि इसका प्रेसिडेंस नहीं है, कभी किसी शेफ को मिला ही नहीं है। किस कैटेगरी में आपको दें? क्रिकेटर, हाँ जी उनको तो मिलते हैं, सिंगर, हाँ जी, डॉक्टर, हाँ जी, मीडिया, हाँ जी, बिजनेस, हाँ जी, शेफ तो किसी को मिला ही नहीं है, कोई प्रेसिडेंस ही नहीं है। ये प्रेसिडेंस कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमने मिलना शुरू किया, लोगों से बातचीत शुरू करी, सबसे कहा कि, और मैंने कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो एक्चुअली मुझसे पहले एक सीनियर, तो जिस साल 1 साल पहले जो था, एक बहुत सीनियर शेफ़ जो हैं कुक, उनको मिला 80 साल के, तो मुझसे एक्चुअली पूछा गया कि, मैं कहा नहीं, ये जो हैं मैं ये लड़ाई कर रहा हूँ ये शेफ्स के लिए कर रहा हूँ। कहते नहीं बट जितने क्राइटेरियाज हैं, सब कुछ हैं, उसमें एक ही नाम है, वो आपका है। मैं कहा नहीं और बहुत हैं, ऐसे हैं। मैं कहा हमारे जो उस्ताद लोग हैं वो हैं, उनसे शुरुआत होनी चाहिए। तो इम्तियाज़ कुरैशी जी हैं जिनको मिला था, मुझसे 1 साल पहले मिला। सर हमारे यहाँ पे फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है देश में। बहुत सारे लोग जो है उनको खाना बनाना, खाना परोसना, होटल इंडस्ट्री में जाना बहुत अच्छा लगता है। ये लॉकडाउन के पहले बहुत सारे लोगों ने भी ऐसे बिजनेस शुरू किए थे छोटे मोटे। टूरिज़्म इंडस्ट्री भी बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी हिट भी हुई है जिसका बहुत बड़ा असर हुआ है लॉकडाउन के बाद, वो भी फूड इंडस्ट्री एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें देख के कि ये पूरा व्यवहार जो है, ये पूरा बाज़ार जो है उभर पाएगा इन सब तमाम दिक्कतों के बाद भी? डेफिनेटली जो पूरी इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री, वो सबसे ज़्यादा हिट हुई है। अच्छी बात यह है कि अब जो ज़्यादा समय था वो निकल चुका है, अब हाथी की मूंछ बची हुई है। तो इसके बाद में जो कंजम्पशन है, चाहे वो ट्रैवल का हो, चाहे खाने का बिजनेस का हो, वो काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि जो इच्छा है सबकी, वो इच्छा में कमी नहीं हुई है, अपॉर्चुनिटी में कमी हुई है कि जा नहीं पा रहे, बंद है, रिस्की है। इसलिए जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, इच्छा बढ़ जाती है, डिमांड एंड सप्लाई, तो वो बिजनेस ऊपर बढ़ेगा। सेकंड, क्योंकि हालात ऐसे थे, उस चक्कर में काफ़ी बिजनेसेस इसमें बंद भी हो गए हैं, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है, थोड़ी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, बिजनेस अच्छा हो गया। बिजनेस यही होता है। तो जो लोग हैं धैर्य रखें, ज़रूर इसमें अच्छा होगा। सर ऐसे कहा जाता है कि भेलपुरी वाले के गमछे में जितने ज़्यादा दाग उसकी भेल उतनी अच्छी। तो आप साफ सफाई में यकीन रखते हो या फिर बाहर जाके कुछ लुत्फ़ भी उठाते हो? नहीं, बाहर जाके मैं बिल्कुल लुत्फ़ उठाता हूँ, लेकिन ये जो जैसे जो पूरा पेंडेमिक आया, एक चीज़ बहुत इसके अंदर क्लियर है कि हाइजीन जो है, हम लोग बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, उसमें हमेशा से बात करते आए हैं। आई थिंक इंडिया के अंदर हम उसको हालात की वजह से कह सकते हैं, किसी भी वजह से कहें, लेकिन उसको हमने अंडर प्ले किया है। लेकिन अब ज़रूरी है कि हम इसको समझें और लाइटली ना लें। गमछे साफ करवाने का टाइम आ गया है। आपने बनाए हुए डिश चखने के बाद बहुत सारे लोगों ने उंगलियां चाटी रहेगी। आपने कभी किसी शेफ की डिश चाटने के बाद आपको मतलब उंगली चाटने का मौका मिला है कि और उनको जाके मिलने का
मतलब नहीं ये बहुत सिर्फ शेफ़ क्यों, अब जितना मील आप किसी के भी खाएं, किसी के घर में हो, कहीं पे भी हो, तो उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, उसमें उंगलियां चाटने को मौका मिलता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि बड़े शेफ़ का वो होता है। मतलब मैं आज नहीं कल सुबह याद कर रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो पूना में रहती है, तो वो आई हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। थाली पीठ जो है बहुत बढ़िया बनाती है। वो सब आपने जो बताया उनकी मराठी डिशेस ही आप बता रहे हैं? वो मैं मतलब पूना में तो हैं गुजराती वो लेकिन पूना में कोई भी हो महाराष्ट्र नहीं होते हैं, तो ठीक है ना। तो वो थाली पीठ बहुत बढ़िया बनाती है। तो जब मैं अगर पूना जाऊँ जो यहाँ पे, तो एक दिन थाली पीठ ज़रूर हो। तो हम लोग थाली पीठ की बात हुई, मैंने कहा कि मुझे याद है हम कोल्हापुर में शूट कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है। मैं कहा वो जो बनाया था ना उन्होंने, मिट्टी के तवे के ऊपर जो भाकरी बनाई थी, वो ये थाली पीठ से भी ज़्यादा बढ़िया थी। नाचनी की भाकरी थी और उन्होंने बहुत ओल्ड सी थी, खेत में हम शूट कर रहे थे और वहाँ पे उसके साथ में और कुछ नहीं था, नाचनी की भाकरी थी और खरड़ा था। तो ठेचा नहीं, वहाँ पे खरड़ा होता है, राइट। तो बस ये दो चीज़ें जो हैं वो उंगलियाँ चाटने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा शेफ़ नहीं ढूंढना होता, वो कहीं पे हर जगह मिल जाता है। पड़ोसी हो सकता है, कोई गमछे वाला भेल वाला हो सकता है, कोई ऐसे आई हो सकती है, कोई भी हो सकता है, सब लोग हो सकते हैं। तो उसके लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। आपको स्वाद जो है, स्वाद माइंड से आता है। आपने सोच लिया कि आपको स्वादिष्ट लगेगा, वहां से शुरुआत होती है। आप पहले से अगर उसमें, तो लोग ये जो खाना बनाते हैं, नई नई चीज़ें घरों में बनाते हैं, वो कॉन्फिडेंस से बना भी लें तो कॉन्फिडेंस से सर्व नहीं करते। कहेंगे ये हमने पहली बार बनाया, जरा ट्राई करके देखो ना, वो सामने वाला करूं या नहीं करूं। यही चीज़ ऐसे हो कि ये जो है ना, ये वर्ल्ड की बेस्ट ये बनाई है और ये ट्राई करके देखो। मैंने ट्राई किया, बहुत ज़बरदस्त है। संजीव कपूर जी आए थे, मैंने उनको ऑफिस में खिलाई थी, बड़ी ज़बरदस्त उनको लगी थी। अपने आप दिखाओ ना। अब उसके अंदर कुछ गड़बड़ भी होगी ना, तो सोच रहे होंगे कि अब इसमें कुछ बोले, कमी निकालें या नहीं निकालें। अब पोहे आपने बात की शुरुआत में, आपको मराठी स्टाइल के पोहे अच्छे लगते हैं कि इंदौरी? वो इंदौरी, मराठी वाले नहीं लगते अच्छे? वो भी मराठी हैं, समझो। नहीं, उनकी तरीका अलग है। नहीं। सो पहली बात समझो कि वहाँ पे इंदौर में जो पोहे हैं, पहली बात तो कि वो जो था इंदौर महाराष्ट्र का पार्ट था, कोई बहुत ज़्यादा साल भी नहीं हुआ, राइट, वो महाराष्ट्र ही था। वहाँ पे अभी भी जो हैं वो इंदौर के पोहे जो हैं वो महाराष्ट्र नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी वजह से ही हैं वो। मैंने अच्छा क्यों कहा, वो कुछ एक चीज़ करते हैं जो यहाँ पे आलसी हैं, जो करनी चाहिए। वो जिस तरह से जो सॉफ्ट रख रहे हैं, जो मॉइस्चर को बराबर रख रहे हैं, वो यहाँ नहीं रख रहे हैं। हर चीज़ में सीखना ज़रूर चाहिए। अच्छा। मतलब ये मैंने देखा पीछे चित्रलेश श्रीखंड, ठीक है, तो ये मैंने एक बताया आपको, बहुत साल पुरानी बात है ये, जब गप्पा ये विले पार्ले ईस्ट में हुआ, मैजेस्टिक गप्पा, मुझे अभी भी याद है। तो किसी ने पूछा कि हमारा जो महाराष्ट्र, तब की बात मैं बता रहा हूँ, कि इतना पंजाबी खाना दुनिया भर में इतना फेमस है, हमारा महाराष्ट्रियन खाना इतना फेमस क्यों नहीं है, ऐसा मुझसे पूछा गया। मैंने कहा अब नहीं, अब बदल गया वो। मैंने कहा एक ना महाराष्ट्र के लोगों में एक सिंड्रोम है, जो अगर वो निकल जाए ना तो हो सकता है। कि क्या है? मैं कहा एक सिंड्रोम है और उसका नाम है भाकरवड़ी संपली। फेमस होने के लिए ये बदलना पड़ेगा। ये जो है ये कोट सब जगह गया, और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो
सब न्यूज़पेपर में, सब जगह, मतलब तहलका मच गया। लेकिन कमाल देखिए उनका कि अब सब जगह, मतलब अब से आज से करीब 15 साल पहले की बात है, मुझे याद है अंधेरी में लोखंडवाला में एक वैन खड़ी हुई थी बाकरवड़ी लेके, और वहाँ पे चितले बंधु, मैंने कहा ये कमाल हो गया, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैं, खैर मैं जानता भी हूँ तो मिले भी, कहते हैं देखे अब नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। तो मैं कहा वेरी गुड। और आपको मिसळ कहाँ की अच्छी लगती है? देखिए मिसल जो है ना, ज़्यादातर जगहों पे तेल और मिर्च बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं घर पे बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा। तो जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे मामलेदार बहुत फेमस है ये, अभी भी तेल और मिर्च जो है वो लेकिन ज़्यादा क्या है, है थोड़ा कि तेल कम करो। पुणे की मिसळ अलग है, हाँ, बिल्कुल। नासिक की अलग है, बिल्कुल। कोल्हापुर की अलग है, Correct। तो मतलब पुणे की अच्छी लगती है, नासिक की अच्छी लगती है? नहीं देखो, मैंने सभी जगह की खाई है, लेकिन मुझे अगर कहा जाए कि, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मैं कोल्हापुर पे जाऊंगा। कोल्हापुर पे जाऊंगा। हाँ नहीं, वो सोच रहा हूँ मैं वैसे, मतलब स्वाद में नहीं, देखो क्या है, हर कोल्हापुर में अगर आप देखो खाने के लिए ना, एक ये लड़ाई हो जाएगी बड़ी, चलो कोई बात नहीं। हर जगह में जो आतिथ्य होता है, स्वाद आतिथ्य से आता है। पूना का आतिथ्य और कोल्हापुर का आतिथ्य, पूरा एपिसोड बन सकता है इस पर। आपके मतलब आपका ससुर पुणे है, बोलो मत। कोई बात नहीं, वो भी पूना वाली कैटेगरी में है। क्या है, क्या मैंने बोला, सच बोलो सुखी रहो। मैं उससे तो घबराता नहीं। तो जो, लेकिन जो मतलब मुझे याद है, मैं पहली बार ही जब गया था कोल्हापुर, मुझे अभी भी याद है, वापस आ रहा था मैं दादर से, महालक्ष्मी एक्सप्रेस, मैं वापस ट्रेन में बैठा हूँ, चलती ट्रेन में मेरे पास लोग 5 डब्बे, कोई मतलब कुछ बना के, मतलब वो महाराष्ट्र में और कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं देखा। ये फैक्ट है, मतलब वो कि एक से एक कि नहीं ये वाला पांडरा रसा, ये वाला, ये तावड़ा, अरे तावड़ा। अभी एक्चुअली किसी ने मुझे, हमारे साथ में डॉक्टर हैं, और उन्होंने मुझे बना के खिलाया, तो यहीं पे उनका थैंक यू। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो अपना यूट्यूब चैनल भी हमारे चैनल से शुरू किया। पांडरा रसा भेजा, तांबड़ा रसा भेजा, सुक्का मटन भेजा, बड़ी अच्छा। तो आपको कोल्हापुरी नॉनवेज अच्छा लगता है, मतलब सावजी से? नहीं, अगर नागपुर में है तो सावजी मटन, कोल्हापुर में है तो जहाँ पे आप हो। अच्छा वैसा। अच्छा, और वड़ा पाव कहाँ का अच्छा लगता है? वड़ा पाव एक्चुअली श्री दत्त वड़े हाईवे पे। अच्छा, और लास्ट, मतलब जबकि मैं जूहू में रहता हूँ, हमारे वहाँ पे भी अच्छा है, लेकिन वो फिर भी अभी भी मुझे लगता है कि सिंपल है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है कि ये भी डालो वो भी डालो, मक्खन भी ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं है, तो वो हाँ। नहीं, पूरे बातों के दौरान एक बात हम लोगों ने गौर की कि आप हमेशा किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हाँ। तो जैसे सचिन तेंदुलकर का जब हम लोग नाम लेते हैं तो रमाकांत आचरेकर का नाम आ ही जाता है। बिल्कुल। वैसे आपके लाइफ के रमाकांत आचरेकर कौन है, आपके मेंटर कौन है? क्योंकि आपने उस्ताद की बात की इस इंडस्ट्री में, आप किनको अपना गुरु मानते हैं? सबसे बड़े तो पेरेंट्स हैं। वो जो सीख है, सिर्फ खाने की सीख नहीं होती है। हर चीज़ में कुछ अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑनेस्टी होती है, डिसिप्लिन होता है, सच्चाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो सीखा है वो पेरेंट्स से सीखा है। फादर नहीं है अब मेरे, बट मदर अभी भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं सीखने वाली, अभी भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आती, हमें सोच ही नहीं सकते हैं हम। तो वो जो है, उसके अलावा अगर खाने के बारे में कहूँ तो मैं
सोर्स पे कभी नहीं जाता और ये नहीं कहता नहीं, हर कोई जिसका खाना मैंने चखा है उससे कुछ ना कुछ मैं सीख लेता हूँ। अभी ऐसी कोई डिश है कि जो आज भी आपको लगता है कि माँ अच्छा बनाती है? हाँ, सारी चीज़ें माँ अच्छा बनाती हैं, एक थोड़ी कोई। ये हाँ, कोई लड़ाई नहीं है इसमें। नहीं कि मतलब वो नहीं, उस देखिए, जमाने ये ऐसा होता है कि खाने के अंदर, जैसे मैंने कहा कि बिना खाने के भी आप स्वाद ले सकते हो, राइट? तो जो खाने में माँ का क्यों इतना हम बोलते हैं कि इतना ऐसा वो है, भाव है। तो जो हम स्वाद समझते हैं उसको हम सोचते हैं कि शायद वो एक उस पे चल रहा है कि जिसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल नहीं होता वो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। माँ वो लेके आती है, सिर्फ वो नमक वगैरह नहीं होता है, उसके साथ में उसकी पॉजिटिव एनर्जी होती है। और ये पॉजिटिव, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने वाली बातें नहीं हैं, या आप खुद अपने लाइफ में देख सकते हो। आपको सर दर्द हुआ, चलिए सर दर्द में अपने घर में ही, बाहर नहीं जा रहा कि कह रहा, अपने बच्चों में, पति पत्नी कोई भी, सबको बुलाएं, बोलें कि आप आंख बंद कर लें, एक एक करके 30-30 सेकंड सबको बोलो हाथ रखें। सबका हाथ रखने से किसी के, अपने घर वालों की बात कर रहा हूं मैं, बाहर वाले नहीं कर रहा, सब जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके हाथ से आपको अच्छा उतना ही लगे, हो सकता है सबसे अच्छा लगे, लेकिन किसी से ज़्यादा लगेगा, किसी से कम लगेगा। ये फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, खाने में भी ऐसे ही होता है। तो माँ जब बनाती है तो रेस्टोरेंट में लोग कहते हैं कि वो घर के खाने का स्वाद नहीं आ सकता। मैं वहाँ क्लिनिकली बनाते हैं, वहाँ पे ब्लाइंड कुकिंग करते हैं, ये थोड़ी पता है कि किसके लिए बना रहे हैं। माँ बनाती है, भाव से बनाती है, पता है किसके लिए बना रहे हैं। तो ये बड़ी साइंस है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तो कंपीट करने का मतलब ही नहीं है। ऐसी बात है कि खाने की बातें कभी ख़त्म नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होती। हम कितने भी घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन खाना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हम सबकी लाइफ में। हम बहुत ही इजीली कहते हैं कि हम क्यों कमाते हैं, तो हम खाने के लिए कमाते हैं। हमारी ज़रूरतें क्या है, रोटी कपड़ा मकान, उसमें रोटी सबसे पहले आती है। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान हम मानते हैं, और किसी के शादी में भी जाते हैं तो कपड़े याद नहीं रहते किसी ने क्या पहना, लेकिन खाना बढ़िया था ये हम ज़िंदगी भर याद रखते हैं। तो ऐसे है कि ऐसे सोचना होता है कि मैं इस बर्तन में खाना बनाऊंगी तो अच्छा बनेगा, इसी के दुकान से सब्जी लाऊंगी तो अच्छा बनेगा, यही मसाले इस्तेमाल करूंगी अच्छा बनेगा, इसी के हाथ से खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई आहे की प्रामाणिकपणा मीन्स ऑनेस्टी। तर प्रामाणिकपणे जेवण बनवा, मग आयुष्य असो किंवा जेवण दोन्ही खूप छान बनेल, छान जगता येईल, छान खाता येईल। तर तुम्ही आज आलात, खूप मस्त गप्पा मारल्यात, मनापासून आभार आपले। थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू थँक्यू। आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आत्ता आपण इथेच थांबूया। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा एबीपी माझा। जेवण ही एक अशी गोष्ट आहे की जी घराघरात बनते आणि अन्नदाता सुखी भव हा आशीर्वाद आपण कायमच जो आपल्याला जेवू घालतो त्याला देत असतो, आणि त्यामुळे जेवण अविभाज्य भाग आहे। आपण कदाचित खूप कॉम्प्लिकेटेड ही गोष्ट करून ठेवली आहे की जेवण म्हणजे खूप काहीतरी मोठी गोष्ट आहे, पण आता तुम्ही खूप छान पद्धतीने सांगितलं की अगदी हेच घ्या, हेच घाला, तेच बनवा असं काही नाही आहे। खूप मनापासून आणि जीव लावून आणि चांगल्या भावानं जेवण कराल तर आयुष्य असो किंवा जेवण असो सगळ्याची रेसिपी परफेक्ट जमून येते। सर मनापासून आभार आपले। या गप्पा आपण इथे फायनली थांबवतोय। थँक्यू सो मच कट्ट्यावर आल्याबद्दल। आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आपण इथेच थांबतोय। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।